channel Crazy Catalyst. This is the second lecture of this chapter, that is solution of class 12th. So today we will start with the term solubility. What do you mean by solubility? Solubility का मतलब क्या होता है कि इजी अगर हम टर्म में बात करें तो हम सॉल्युबिलिटी उसी को बोलते हैं कि अगर मैंने कोई एक सब्सटेंस लिया और दूसरे किसी एक सॉल्वेंट में मैंने उसको डाल दिया तो अगर वो उसमें सॉल्युबल हो रहा है तो मतलब बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो गया, तो मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है। तो हम इसी के टर्म्स में क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस dissolve in specific amount of solvent at specific temperature. टेम्परेचर भी तो वहां पे मैटर करता है ना कि कितने टेम्परेचर पे आप उसे ऐड कर रहे हो। तो क्या है सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है कि उस एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में आप कितना मैक्सिमम सॉल्यूट या कितना मैक्सिमम सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये तो कोई बात डेफिनेशन की सॉल्युबिलिटी। अब क्या है कि ये जो सॉल्युबिलिटी है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो वो जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो उसका नेचर कैसा है। ठीक है, फिर आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इसको मैं अभी डिटेल में समझाऊंगी सारा। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या, जिसमें आपने डिसॉल्व किया है एक हमारे सॉल्यूट को, तो उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, और फोर्थ आता है लास्ट पॉइंट, दैट इज प्रेशर, यानी कि जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी की बात अगर करें तो सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे व्हेन सॉलिड डिसॉल्व्स इन लिक्विड। फिर गैस की भी देखेंगे कि गैस को जब हम लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तब कैसा होता है। तो सबसे पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब देखो मतलब सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड का मतलब क्या है, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि जो सॉलिड है वो क्या है, सॉल्यूट, और जो लिक्विड है वो क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, अब हमारे को पता है कि जितने भी हमारे सॉलिड्स हैं वो जरूरी तो नहीं है ना कि पर्टिकुलर एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं NaCl का, सॉल्ट का और शुगर का एग्जांपल लेती हूँ, हमारे को पता है कि वो इजिली वाटर में तो डिसॉल्व हो जाते हैं, बट अगर मैं उसकी जगह नेफ्थलीन ले लूं, क्या नेफ्थलीन मेरा वाटर में डिसॉल्व होगा? तो उसके लिए आंसर क्या है, नो। हमारे को पता है कि NaCl और शुगर वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, पूरा अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इनकी। बट अगर मैं यहाँ पे नेफ्थलीन की बात करूं तो नेफ्थलीन क्या मेरा वाटर में डिसॉल्व हो रहा है? तो नहीं। तो नेफ्थलीन अगर वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा तो वो किस में डिसॉल्व होता है, बेंजीन में। ठीक है, ये तो हुई बात सॉल्युबिलिटी और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। अच्छा, अब क्या NaCl और शुगर के बेंजीन में डिसॉल्व होते हैं? नहीं। ठीक है, तो इनके लिए टर्म आती है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है अगर उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस जो है वो सेम है तब तो वो दोनों एक दूसरे में क्या है, इजिली डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये था सॉल्यूट, ठीक है, और ये क्या था, सॉल्वेंट। अब जो NaCl और वाटर की बात है तो NaCl और वाटर के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है वो क्या है, सेम है। तो मतलब NaCl मेरा वाटर में इजिली डिसॉल्व हो रहा है, बट नेफ्थलीन और वाटर की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है वो सेम नहीं है, तो इसीलिए नेफ्थलीन वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक। तो यही हमारा एक जो हमने सबसे पहले वहां पॉइंट लिखा था ना, नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो वो यही है
कि जो हमारा अगर मेरा जो सॉल्यूट है अगर वो क्या है पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अगर नहीं है तो वो नॉन पोलर में होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आई। नेक्स्ट है दो टर्म्स आती हैं, एक है डिसोल्यूशन और एक है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये कौन सा टर्म चल रही है, सॉलिड और लिक्विड की बात चल रही है। तो दो टर्म्स हैं डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है कि जब आपने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स जो है वो लिक्विड के बीच में चले जाते हैं। ठीक है, हमारे को पता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन थोड़ी कम होती है। तो जैसे ही मैंने इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स डाले तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, इनके बीच में चले गए, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में चले गए ना। तो जब ये इसके बीच में चले जाते हैं, जो पूरा मेरा ये सॉल्यूशन बनता है, इसमें अब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कैसे, देखो पहले तो सिंपल एक सॉल्वेंट था जिसमें सॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं था, तो उस टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या थी, कम थी। कंसंट्रेशन का मतलब है कि उसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट था। ठीक है, तो वहां पे कोई तो सॉल्यूट है ही नहीं था, तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कितनी थी, 0। बट जैसे ही मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया और जो सॉलिड के पार्टिकल्स यानी कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो लिक्विड के बीच में चले गए, तो वहां पे कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई, मेरी इंक्रीज हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। तो इसके लिए लिख लो, व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स go into liquid particles, then the concentration of solution increases and this is called dissolution प्रोसेस। ठीक है, समझ आया ना। डिसोल्यूशन का मतलब है कि जब आपने कोई उसमें सॉल्यूट डाला तो जब वो सॉल्वेंट में अच्छे से मिक्स हो गए तो वहां पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। ठीक है, अब आती है टर्म क्रिस्टलाइजेशन की। क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, अब नाम से पता चल रहा है क्रिस्टलाइजेशन मतलब यहाँ पे क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो रही होगी। तो पहले आप ये वाला मैं आपको इसके वो बता देती हूँ, डेफिनेशन बताती हूँ, फिर ये समझाती हूँ कि यहाँ से यहाँ पे कैसे जाती है हमारी रिएक्शन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है, when solid particles collide with, जो ये सॉलिड पार्टिकल्स है ना ये सॉल्यूट के ही तो है। ठीक है, याद रखना क्योंकि हमने सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया तो जो सॉलिड है वही क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स कोलाइड विद द सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, when solid particles collide with the solute particles present in solution, there is a formation of precipitates called crystallization। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो क्या है क्रिस्टलाइजेशन में कि जब मेरे सॉल्यूट, अभी पूरी रिएक्शन पहले समझ लो आप। देखो मेरे पास क्या है, ये बीकर था, ठीक है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। अभी मैंने क्या किया, इसमें सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, जब इसमें सॉल्यूट डाले तो क्या हुआ, नेक्स्ट में सॉल्यूट जो थे वो क्या हो गए, इस लिक्विड के बीच में आ गए। जब लिक्विड के बीच में आ गए तो मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई, डिसोल्यूशन हो गया। अब क्या है, मैंने इसमें और ज्यादा क्या डाल दिए, सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए। जैसे ही मैंने इसमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले, अभी तो कंसंट्रेशन इंक्रीज तो हो गई थी एक बार तो सॉल्यूट की, जब मैंने और डाले इसमें तो ये और डिसॉल्व हो गया। ठीक है, और डिसॉल्व हो गए। अब क्या हुआ कि इसकी एक ऐसे मैक्सिमम पॉइंट रीच हो गई कि इसमें अब और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता,
यानी कि जितनी भी स्पेस थी मेरे लिक्विड्स के बीच में वो सारे सॉल्यूट ने कवर कर ली और अब उनका एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि जिससे अगर मैं और इसमें सॉल्यूट डालूंगी तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन उन्हीं को ही बोलते हैं, मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगी उसकी। तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसमें सॉल्यूट डाला, इसने कवर कर लिया। अब मैंने इसमें अगर और सॉल्यूट डालने लगी तो क्या हुआ कि जो ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो इस सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साथ क्या होने लगे, कोलाइड होने लगे। ठीक है, ये देखो लिखा है ना, व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स कोलाइड विद द सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने इसमें डाला तो यहाँ पे जो ये सॉल्यूट पार्टिकल्स और ये हैं इनके बीच में क्या होने लग गई, कोलिजन्स होने लग गए। इस कोलिजन के कारण क्या हुआ, वहां पे प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो गई, यानी कि क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये समझ आया। अब यहीं से एक टर्म है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है कि जिसमें मैक्सिमम अमाउंट तक आपने सॉल्यूट को डाल दिया और उसमें फर्दर अगर मैं और सॉल्यूट डालूंगी तो वहां पे रिएक्शन क्या होगी, वहां पे प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होने लग जाएगी। तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये रिएक्शन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट टू फॉर्म, क्या बन रहा था यहाँ पे, सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो ये जब इधर को रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास क्या था, डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन। अब क्या है, उसके थोड़ी देर बाद क्या होने लगी, क्रिस्टलाइजेशन भी होने लगी थी। तो जो ये दोनों मेथड है, एक टाइम पे ये दोनों मेथड क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कि जितना सॉल्यूट मेरा डिसॉल्व हो रहा था सॉल्यूशन बनने के लिए, उतना ही सॉल्यूट अब मेरा प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब जितना डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है उतनी ही क्रिस्टलाइजेशन हो रही है। तो मतलब जितना मेरा सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है उतना ही मेरा सॉल्यूशन में से प्रेसिपिटेट आउट भी हो रहा है। तो मतलब वहां पे उस टाइम पे जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन में वो क्या हो रही है, कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि जितना सॉल्यूट, मान लो अगर मेरे पास ये था, है ना, ये सॉल्यूट यहाँ पे ऐड हो रहा है उतना, जैसे 5 ले लो, 5 ग्राम है, 5 ग्राम मेरा सॉल्यूट डिसोल्यूशन प्रोसेस से सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है। अब उसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि हमारे को पता है सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है वहां पे, तो सॉल्यूशन से उतनी ही यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन भी निकल रही है 5 ग्राम। तो जो मेरा कंसंट्रेशन है इस टाइम सॉल्यूट की सॉल्यूशन में वो क्या है, कांस्टेंट ही तो है, क्योंकि जितना ऐड हो रहा है उतना ही बाहर भी आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई है, यानी कि वो रिएक्शन सैचुरेट हो चुकी है। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका अपोजिट, अब जिसमें सॉल्यूट को इजीली और ऐड कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आ गया समझ। ठीक है, इजी था, ये टर्म्स है, 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेटेड और ये इक्विलिब्रियम। इनके बीच में कैसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है इन दोनों रिएक्शंस के बीच। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर देख लिया कि अगर सॉल्युबिलिटी को अच्छे से, अगर सॉल्युबल कोई सब्सटेंस को होना है तो उसका कैसा नेचर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में भी 2 चीजें हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी होती है, और एक ऐसा भी केस है जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्युबिलिटी कम भी होती है। तो दोनों केस देख लो। फर्स्ट केस है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस with increase in temperature। ठीक है, और दूसरा केस है
solubility decreases with increase in temperature. ठीक है, अब ये दोनों केस क्या है कि कई सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, बट कई सॉलिड्स ऐसे भी हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें एग्जांपल्स देखो, जैसे सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ आ रहा है कि कितना वो सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देखो, जैसे सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड। इसमें क्या है कि जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी इनके एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में इंक्रीज हो जाएगी। बट इसका एग्जांपल क्या है, लिथियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये तो बात समझ आ गई। अब इसका रीजन देखो क्या है, इन वाले सॉलिड्स में ही क्यों है ऐसा कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि जब भी इनमें डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है तो वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन से होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन से क्या मतलब है कि वो रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है टू प्रोसीड द रिएक्शन, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब टू प्रोसीड द रिएक्शन, ठीक है। तो इस वाले में जिसमें सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें क्या होता है कि जब भी डिसोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है, डिसोल्यूशन प्रोसेस जिसमें हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन से होता है। मतलब अगर मैं इन सॉल्यूट्स को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रही हूँ तो इन सॉल्यूट को हमेशा हीट चाहिए रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। यहाँ तक चीज समझ आई? तो इस वाले में क्या होता है कि जो डेल्टा एच होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट की एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। तो ग्रेटर मतलब डेल्टा एच जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ तक बात समझ आई? अब देखो, जैसे ही मैंने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब वहां पे हीट इंक्रीज हुई। अब इसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि ये इसको क्या था, इसको हीट चाहिए थी रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि एंडोथर्मिक था। जैसे ही मैंने इसमें हीट इंक्रीज किया, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया रिएक्शंस फटाफट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैंने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये क्या है, सॉल्युबिलिटी इसके उस सॉल्वेंट में क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंसेस बिकॉज दिस सब्सटेंस डिसॉल्व और शो डिसोल्यूशन प्रोसेस विद द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। बट इस बार ये वाला केस देखो, इसमें क्या है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जो ये सब्सटेंसेस हैं, जब भी ये किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं तो ये हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन से होते हैं, विद एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, इन विच एवोल्यूशन ऑफ हीट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी रिएक्शन, ठीक है। तो ये दोनों जो सब्सटेंस है, जब इनको सॉल्वेंट में मैं किसी में ऐड कर रही हूँ तो ये हमेशा वहां पे हीट का रिलीज करते हैं। तो हीट रिलीज हो रही है मतलब डेल्टा एच क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो इसको तो टेम्परेचर की जरूरत ही नहीं है, बल्कि ये तो टेम्परेचर हीट वहां से निकाल रहा है, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी, एकदम से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसको हीट की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए इन केस में जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ये दो ही केसेस है इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है किस पे कर रहे हैं हम, सॉलिड एंड लिक्विड्स के लिए,
तो जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो सॉलिड्स और लिक्विड के केस में नहीं होता। यानी कि अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर भी रही हूँ उसकी सॉल्युबिलिटी को चेंज करने के लिए, तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यानी कि द सॉलिड्स एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल ऑन अप्लाइंग द प्रेशर, देयरफॉर दे रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, तो इसीलिए प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता जब मैं सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रही होती हूँ। ठीक है, अब है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गैस इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे हमने सॉलिड एंड लिक्विड्स में देखा था कि सारे ही सॉलिड एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो पाते, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। तो ऐसे ही गैस में भी सेम वही केस है कि सारी गैसेस एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो सकती, सबका नेचर क्या है, अलग अलग है, सबके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है वो अलग अलग है, तो वो उसी के हिसाब से ये डिसॉल्व होती है। जैसे एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हीलियम, ठीक है, ये सारे वाटर में बहुत ही कम एक्सटेंट में डिसॉल्व होते हैं, बहुत थोड़ा सा होता है कि ये गैसेस डिसॉल्व हो जाए वाटर में। बट क्या है, अमोनियम गैस देख लो, HCl, ये वाटर में इजिली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, ऐसी जो रिएक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी गैसेस जो वाटर में डिसॉल्व या किसी भी एक लिक्विड में जब डिसॉल्व होती हैं तो वो किसके बेसिस पे होती है, केमिकल। यानी कि जब उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन होती है, अगर उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो इजिली डिसॉल्व होते हैं, वरना वो डिसॉल्व नहीं हो पाते। ऐसे ही अब देख लो, हाइड्रोजन और जो वाटर है उनके बीच में क्या है, कोई रिएक्शन नहीं होती, तो इसलिए वो इसमें इजिली डिसॉल्व भी नहीं होते। बट HCl और वाटर में रिएक्शन होती है तो वो क्या है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो इजिली इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, ये थी गैस एंड लिक्विड में। अब गैस एंड लिक्विड में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। ये तो था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर का हम कैसे बात करें। ठीक है, अब है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब क्या है, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखो दो केसेस किए थे, एक में क्या थी, सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स की इंक्रीज हो रही थी, एक में सॉल्युबिलिटी सॉलिड्स की लिक्विड में कम हो रही थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसके बेसिस पे हो रही थी, उनके रिएक्शंस के बेसिस पे। एक जो था वो डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक से देते थे और एक एंडोथर्मिक से। तो सेम इसमें भी वही है कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को क्या कर रही हूँ, इंक्रीज कर रही हूँ, तो जो वहां पे गैस इन लिक्विड है वो क्या हो रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो गैस है जब वो लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं तो वो कैसे डिसॉल्व होते हैं, विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। यानी कि जब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ रिलीज करते हैं, वो हीट रिलीज करते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। तो अगर मैं उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर दूंगी तो क्या वो इजिली उसमें डिसॉल्व हो पाएगा? नहीं, क्योंकि हमें पता है जब वो कर ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहा है तो मैं जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो ये तो अनस्टेबल एकदम से हो जाएगा। अनस्टेबल मतलब वो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा इसलिए। ठीक है, तो ये थी बात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाती है, बिकॉज जब भी हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो कौन से प्रोसेस से होती है, एक्सोथर्मिक से होती है, इसीलिए क्या है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, जब गैस को आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो विद इंक्रीज इन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि प्रेशर को जैसे ही मैंने इंक्रीज किया तो वहां पे जो सॉल्युबिलिटी है गैस इन लिक्विड में वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैं आपको समझाती हूँ। मैंने क्या किया है, कंटेनर लिया, ठीक है,
इस कंटेनर में क्या है, ये सॉल्वेंट है और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, और इस कंटेनर को मैंने एक ऐसे करके किसी एक सरफेस से बंद कर दिया और इसके ऊपर कोई वेट रख दिया W1। ये गैस मॉलिक्यूल्स है और ये क्या है, सॉल्वेंट। इस टाइम पे ये दोनों जो है पार्टिकल्स वो क्या है, एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स entering into the solution is equal to the number of the dissolved particles leaving the solution। मतलब जितने गैस मॉलिक्यूल्स मेरे इस सॉल्वेंट में ऐड हो रहे हैं उतने ही, जितने जब जैसे जैसे यहाँ मान लो ये ऐड हो रहे हैं उतने ही यहाँ से रिलीज भी हो रहे हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब जो इस सॉल्वेंट में जो कंसंट्रेशन है गैस की वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, मतलब जितनी ऐड होती जा रही है उतनी वो निकलती भी जाएंगे बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया कि हमने जो गैस थी, ठीक है, जिसमें जैसे लिक्विड में डाली थी, उस वाले को हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया उस गैस को, कैसे, मैंने उस पर और एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया। तो अब क्या हुआ कि जो ये सॉल्वेंट था इसमें जो गैस पार्टिकल्स हैं वो क्या होने लग गए, अब इंक्रीज होने लग गए। तो मतलब ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर जो गैस है दैट विल कंप्रेस and there will be an increase in the gas molecules over the per unit volume of solution। तो मतलब यहाँ से क्या हुआ कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी थी लिक्विड में वो इंक्रीज हो गई विद इंक्रीज इन प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे देखो पहले कितना वॉल्यूम था हमारे पास, इतना वॉल्यूम था। जब मैंने इसको प्रेशर को लगाया, इंक्रीज किया, तो मेरे पास वहां पे वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो मतलब उस वॉल्यूम में जो गैस के मॉलिक्यूल से उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ से समझ आ गया। तो विद इंक्रीज इन प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। उसके बाद क्या था कि एक हेनरीज थे जिन्होंने हमारे को सबसे फर्स्ट रिलेशन बताया था किसके बीच में, गैस और प्रेशर के बीच में। गैस और प्रेशर के बीच में उन्होंने सबसे पहले हमें रिलेशन दिया था। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स यानी कि द मास ऑफ गैस इंक्रीजेस इन द सॉल्वेंट। ठीक है, तो वो उस लॉ को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। ठीक है, ये सारा समझ आ गया ना। अब हेनरीज लॉ की स्टेटमेंट करते हैं। द मास ऑफ गैस dissolved per unit volume of solvent is directly proportional to, is directly, important है ये चीज समझ लो, is directly proportional to the partial pressure of gas above the surface of solvent। ठीक है, क्या है, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि कितना मास मेरा गैस का डिसॉल्व हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि जो पार्शियल प्रेशर यानी कि कितना मैंने प्रेशर अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ। ये क्या है, m, the mass of gas dissolved per unit volume of the solvent and this is the partial pressure of the gas above the surface of the solvent। ठीक है, अब जब मैंने प्रोपोर्शनल हटाया तो इसके यहाँ पे कांस्टेंट आया जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ K से, और जो ये कांस्टेंट है ये डिपेंड किस किस पे करते हैं, सॉल्यूट पे, सॉल्वेंट पे, टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। बाद जब हेनरीज लॉ की बात कंप्लीट हो गई थी, फिर डाल्टन आए थे। डाल्टन ने क्या बोला था कि अगर जैसे इन्होंने हेनरीज लॉ ने क्या किया था कि इन्होंने मास ऑफ गैस की बात की थी सॉल्युबिलिटी बताने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला कि हम अगर मास की जगह पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की बात करें तो, ठीक है,
अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से एक्सप्लेन करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो वहां पे क्या इक्वेशन बनेगी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हम मास में बात कर रहे थे, अब उन्होंने क्या किया मोल फ्रैक्शन में, तो मोल फ्रैक्शन में क्या है कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आया, मैं यहाँ पे समझाती हूँ। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एक्स से। ठीक है, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन। ये मोल फ्रैक्शन गैस का है, क्योंकि हमने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया है ना। तो जब मैंने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट आया के डैश। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं इसको अरेंज करूं तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, P इज इक्वल टू 1K अपॉन के डैश इंटू एक्स। ठीक है, और जो ये 1 अपॉन के डैश है इसी को हम क्या बोलते हैं, KH, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। प्रोपोर्शनल हटाने के बाद एक कांस्टेंट आया के डैश। इस के डैश को जब मैंने रीअरेंज किया, P को इधर लेके गई, X को इधर, तो ये क्या बन गया 1 अपॉन के डैश। इस 1 अपॉन के डैश को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। और ये हेनरी कांस्टेंट की हर एक गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यूज होती है, वो याद नहीं करनी, तो अगर कोई न्यूमेरिकल आएगा तो वहां पे वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। तो अगर मैं इनके बीच में ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मेरे पास ग्राफ क्या आएगा कि जो ये P है यानी कि प्रेशर है और जो मोल फ्रैक्शन है वो दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो लीनियर है। और जो ये स्लोप है ये हमें क्या शो करेगी, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, अब देखो जब मेरे पास ये आया, मैं ये इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहां से क्या आया कि जो x है, अगर मैं इसको रीअरेंज कर रही हूँ तो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन KH इंटू P। यही बना यहाँ से रिलेशन। अब इस रिलेशन से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो मेरी जो सॉल्युबिलिटी है गैस की यानी कि मोल फ्रैक्शन की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना। ठीक है, तो जैसे जैसे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू किसी भी गैस के लिए इंक्रीज होगी तो वहां पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड कम हो जाएगी, क्योंकि जो ये मोल फ्रैक्शन है ये हम रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ही बता रहे हैं ना, तो वहां पे ये कम हो जाएगी। तो अब देखो कि अब हमको पता है कि जो हेनरीज कांस्टेंट है वो क्या होता है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट जब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मोल फ्रैक्शन यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो रहा है, कम हो रही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसीलिए हम रीजन कई बार देते हैं ना कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा प्रेफर करते हैं रहना एज कंपेयर टू हॉट वाटर। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, हमारे को पता है कि अगर वाटर है, ठीक है, हम जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वाटर में उनका ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वहीं से उन्होंने ब्रीथ करना होता है। तो जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो वहां मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना मतलब या वार्म वाटर बात कर लो या समर्स की, मतलब जब गर्मी आ जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, गैसेस के लिए इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन के लिए भी इंक्रीज हो गई होगी। जैसे ही उसकी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई तो उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या हो गई, कम हो गई। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस इन वाटर। तो जैसे ही सॉल्युबिलिटी कम हुई तो क्या एक्वेटिक एनिमल्स वहां पे अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे, नहीं ना, क्योंकि जब वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट ही कम है तो वो कैसे ब्रीथ करेंगे। तो इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा प्रेफर करते हैं रहने को। ठीक है, क्योंकि कोल्ड वाटर मतलब टेम्परेचर कम मतलब हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी कम हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज इंक्रीज्ड।
ठीक है, ये आया समझ अच्छे से? ये यहीं तक था इसका टॉपिक। अब इस पे एक न्यूमेरिकल देख लो। न्यूमेरिकल क्या है? If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts pressure of 0.987 bar and हमारे को हेनरीज कांस्टेंट की नाइट्रोजन की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि अगर मेरे को नाइट्रोजन गैस को कितने मोल्स जो है नाइट्रोजन गैस के वो डिसॉल्व करूं कितने में, 1 लीटर ऑफ वाटर पे एट 293 केल्विन। ठीक है, तो मेरे को इसकी सॉल्युबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट अगर हमारे को गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो मैं यहाँ से क्या लगा सकती हूँ, हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के मैं यहाँ से मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अभी हमने किया है कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1/kh इंटू P। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। कितने हैं, प्रेशर कितना है, 0.987 बार, और मेरे पास हेनरीज कांस्टेंट कितना गिवन है, 76.5 किलो बार। ये के का मतलब क्या है, किलो बार। तो जब ये बार में है तो मेरा ये भी इजिली बार में होना चाहिए। तो जो ये किलो बार है इसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो जब मैंने 76.48 को मल्टीप्लाइड बाय 1000 किया तो मेरे पास कितना आया, 76480 बार। ठीक है, अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आया दैट इज 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵। यहां तक समझ आया? अब देखो, जब मेरे पास मोल फ्रैक्शंस आ गए हैं तो मैंने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। उन्होंने क्या बोला कि आप बताओ कितने मिलीमोल्स नाइट्रोजन के डिसॉल्व होंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में। तो मतलब मुझे क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो मैंने कल फॉर्मूला करवाया, इसका फॉर्मूला आएगा आपको। तो ठीक है, कि जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होता है, फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। जैसे यहाँ पे किसका निकालना है मेरे को, नाइट्रोजन का, किसी एक पर्टिकुलर एक कंपोनेंट का, तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल नंबर of moles of solution। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n से। तो यहाँ पे अगर मेरे पास दो चीजें हैं, यहाँ पे वाटर है और एक नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे वाटर के मोल्स प्लस नाइट्रोजन के मोल्स दोनों को ऐड करना। तो ये होता है मेरे पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, दैट इज x of n2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n of n2 plus moles of water। तो mole fraction is equals to number of moles of nitrogen upon number of moles of nitrogen plus number of moles of water। ठीक है, अब मेरे पास जब मोल फ्रैक्शन आ गए तो मैं ये निकाल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो पता है। देखो कैसे, इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास क्या है, 1 लीटर ऑफ वाटर है। 1 लीटर ऑफ मतलब क्या है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहां से मैं मोल्स के वाटर के मोल्स निकाल सकती हूँ। तो क्या आ जाएंगी, मास कितना गिवन है, 1000, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का, H2O का, ये भी आपको आएगा भी। ठीक है, अभी समझ लो थोड़ा, वैसे आपको आता होगा ये। हाइड्रोजन के 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो कितना हो गया, 18। ठीक है, तो मेरे पास इसको सॉल्व करके आएगा 55.5 मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, आप इसको कैलकुलेट करके अच्छे से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए वाटर के, 55.5। अब मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, देखो। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, कितने आए थे नंबर ऑफ मोल्स, 1.29 इंटू 10⁻⁻⁵
इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं नाइट्रोजन की, ये निकालना है, जिसको मैंने n से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपॉन n प्लस वाटर के कितने मोल्स हैं 55.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। यहां तक आया समझ? तो ये आप इसको कैलकुलेट करके देखना। तो मेरे पास क्या आ गया कि इतने नंबर ऑफ मोल्स मेरे 1 लीटर ऑफ वाटर में डिसॉल्व होंगे जब हमारे को प्रेशर और उसकी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू गिवन थी। ठीक है, आगे समझ? अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो उसमें काफी इंपॉर्टेंट है, वो आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम। आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ क्या है, वेपर प्रेशर क्या है, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।